हेलो दोस्तों, मैं संजीव आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम फिर से करने वाले हैं जीके जीएस का सेट। ये हमारा 19वां सेट है, यानी इससे पहले हम लोगों ने मिलकर 18 सेट कंप्लीट कर लिया है ना। और आपका स्कोर भी अच्छा रहा होगा। स्कोर आप हमें कमेंट में करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और पूरा वीडियो देख कर ही जाना, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एग्जाम के हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम से है। बिहार एसएससी का एग्जाम आने वाला है, बिहार दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, CGL 4 की भी वैकेंसी आने वाली है। तो ये सभी एग्जाम में जीके जीएस एक मेजर पेपर बन जाता है। तो चलते हैं, लगाते हैं सेट और देखते हैं कितना नंबर आपका आने वाला है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा और आंसर भी अच्छे से दीजिएगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ 1/4 रहने वाला है, जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में होता है ना। रेलवे में भी 1/4 ही निगेटिव मार्किंग होगा। तो चलते हैं, क्वेश्चन कहता है क्या, छिछला हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय, यानी इनमें से कौन से रोग होते हैं। छिछला हैंडपंप, ये छिछला शब्द किस लिए आया है? हैंडपंप क्या होता है? तो आप गदर मूवी देखे होंगे सनी देओल का, एक बार में हैंडपंप कबाड़ देते हैं। तो उस हैंडपंप की गहराई कम थी, है ना, यानी गहराई कम होने के कारण इस हैंडपंप को छिछला हैंडपंप कहते हैं, है ना। तो जो गहराई कम होता है ना जिस हैंडपंप में, और वहां से पानी जो निकाला जाता है, वो पानी में एक चीज होता है जिसे कहते हैं आर्सेनिक, और आर्सेनिक की मात्रा इस पानी में अधिक होती है, और इसके कारण मनुष्य में फ्लोरोसिस नामक बीमारी होता है। तो इसका आंसर होगा डी, फ्लोरोसिस, यानी आर्सेनिक के कारण फ्लोरोसिस होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, हैजा के बारे में बात करें और टाइफाइड के बारे में बात करें, तो टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, ये आपको पता होगा। साल्मोनेला टाइफी, इसके कारण हमारा टाइफाइड रोग होता है ना। और हैजा देखिए तो विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु से हमारा हैजा होता है। और हैजा और टाइफाइड दोनों गंदे जल या गंदे भोजन के कारण होता है ना। आगे चलते हैं। एक सरल लोलक में निम्न में से कौन सा परिवर्तन लाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा? आवर्तकाल सरल लोलक, लोलक मतलब क्या, जो ये पेंडुलम जो होता है ना, लटका रहता है और घूमता रहता है, टिक 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 टिक, इसे लोलक कहते हैं। तो आवर्तकाल कब बढ़ेगा? तो आवर्तकाल दो कंडीशन में बढ़ता है। गर्मी के दिन में आवर्तकाल बढ़ जाता है। इसका कारण ये होता है कि गर्मी के दिन में लोलक की जो लेंथ होती है, यानी लंबाई, ये बढ़ जाती है, इसलिए आवर्तकाल बढ़ जाता है। और ठंड के मौसम में आवर्तकाल, इसका लोलक की लंबाई जो होती है वो घट जाती है, इसलिए इसका आवर्तकाल भी घट जाता है। तो आवर्तकाल अगर बढ़ाने की बात की जा रही है तो क्या करना है, लोलक की लंबाई में वृद्धि करना है, तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। अगर घटाना है तो लोलक की लंबाई को घटा देंगे। ये क्वेश्चन गर्मी से और ठंड से दोनों से क्वेश्चन आता है, तो आंसर होगा ए। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया से होने वाले रोग बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में तो पूछेगा, और ये भी पूछता है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो बैक्टीरिया से रोग होने वाला कौन सा हमारा रोग है? तपेदिक। तपेदिक जो होता है उसमें BCG का टीका लगाया जाता है ना, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, BCG का टीका लगाते हैं तपेदिक में। और तपेदिक जो है काफी मेजर डिजीज है, आंसर होगा तपेदिक। बाकी चेचक, मम्स और पीलिया, ये सारे वायरस से होने वाले रोग हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्य को आगे ऑप्शन दिया है कि उसको कहां से चुना जाता था, कौन होते थे वो। अच्छे से ऑप्शन पढ़ना, अच्छे से आंसर लगाना। ठीक है, इसका आंसर होगा विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुना जाता है। यानी ये जो आते थे संविधान सभा के जो प्रारूप तैयार करने वाले थे, अलग अलग प्रांत से चुने गए थे, और सदस्य जो चुने जाते थे वो 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य को चुना जाता था। ठीक है, एक सदस्य को। और अगर बात करें संविधान सभा, तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संवैधानिक सलाहकार आपसे पूछेगा तो वो थे BN राव, है ना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछता है, जो थे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब थे। अंबेडकर साहब को ना
और प्रारूप समिति में सदस्य पूछता है कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, है ना। अंबेडकर साहब को पश्चिम बंगाल से चुना गया था, चूंकि बंगाल का विभाजन हो गया, तो बंगाल के विभाजन होने के कारण बाबा साहब को फिर से महाराष्ट्र के क्षेत्र से चुना गया, ठीक है। तो प्रारूप समिति और संविधान सभा 1947 में प्रारूप समिति का गठन होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। संविधान के बनने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। तो ये सारे क्वेश्चन एक एक करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों से चुना जाता था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था, तो नीति निर्देशक तत्व से अभी आर्टिकल पूछता था, है ना, या पार्ट्स पूछ लेते थे। यहां पूछा गया है कि इसका कारण क्या था, क्यों नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया संविधान में, इसका कारण क्या था। तो पहला क्वेश्चन तो आप यही बता दो, नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड से। तो आंसर होगा आयरलैंड से ये लिया गया है, ठीक है ना। शामिल क्यों किया गया था इसे, तो ये सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए इसे शामिल किया गया था, कि समाज में सौहार्द और प्यार की भावना बने रहे। नीति निर्देशक तत्व जो है हमारा, अगर आर्टिकल के बारे में देखा जाए तो आर्टिकल कहां से कहां तक है, 36 से 51 डीपीएसपी के बारे में बात करता है ना। तो अगर राज्य सरकार चाहे तो डीपीएसपी को कानून बना सकता है। जैसे बिहार में शराब बंद है ना, कहने के लिए बंद है लेकिन है तो ना बंद, तो वो डीपीएसपी में बात कही गई है। गौ हत्या प्रतिबंध डीपीएसपी में बात कही गई है। जंगल या पेड़ पौधों की कटाई पर रोक, ये भी इसी में बात कहा गया है ना। तो डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए लाया गया था। और आप लोग हमको बताना कि संविधान के किस भाग में डीपीएसपी के बारे में जिक्र किया गया है, ये एटलीस्ट आप हमें कमेंट में बताना, ठीक है। आगे चलते हैं। आई होप की वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है यार, क्वेश्चन काफी बड़ा है ना, 4-5 लाइन का क्वेश्चन है और आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप करके चले जाते हो, और छोटा सा आंसर इसका होगा। देख लो ऑप्शन क्या क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपातकाल पर विचार करने के लिए लोकसभा के न्यूनतम सदस्य कितने, 1/10, ठीक है। या राष्ट्रपति को सदन की बैठक अनिवार्य रूप से बुलाए जाने के लिए मांग करते हैं। ऐसी मांग की प्राप्ति के कितने दिनों के भीतर सदन के अध्यक्ष या राष्ट्रपति को विशेष बैठक बुलानी चाहिए। यानी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि आपातकाल के बारे में जब चर्चा की जाएगी तो लोकसभा के 1/10 सदस्य क्या करेंगे, लिखित रूप से राष्ट्रपति या लोकसभा के अध्यक्ष के पास अपनी सूचना भेजेंगे कि बैठक बुलाई जानी चाहिए। और ये बातें उनकी कितने दिन के भीतर मान ली जानी चाहिए, तो आंसर होगा 14 दिन। 14 दिन से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित किया जाता है ना। या उपराष्ट्रपति पे भी महाभियोग लगाता है तो 14 दिन पहले। अगर लोकसभा से हमारा मनी बिल जाता है ना, अगर ये लोकसभा से राज्यसभा में गया तो राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिनों तक मनी बिल को अपने पास रोक के रख सकता है। तो 14 दिन से रिलेटेड जो भी बातें हैं अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, यानी राष्ट्रपति का एक योग्यता होता है कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, बिल्कुल सही। पढ़ा लिखा होना चाहिए, नहीं, जरूरी नहीं है। संसद के चुने जाने की योग्य रखता है और देश का नागरिक होना चाहिए, तो होना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है, इनमें से कौन आवश्यक नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि आपको राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या किसी भी क्षेत्र का मंत्री बनने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। लेकिन जिस समय ये अवधारणाएं चालू की गई थी उस समय हमारे देश में शिक्षा का अभाव था। तो अब ऐसा होना चाहिए कि संविधान में एक और संशोधन करके ये मेंशन करना चाहिए, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट या किसी भी मिनिस्टर का पोस्ट पे बैठने के लिए एक योग्यता डिसाइड कर देनी चाहिए कि वो शिक्षित होना चाहिए ना। शिक्षित बड़ा जरूरी है। अब अशिक्षित लोग जाके बैठ जाएंगे, देखो प्रैक्टिस कितना भी जरूरी हो लेकिन शिक्षा बेस होता है, समझे। कुछ लोग यहाँ पे बोलने आएंगे कि नहीं, सबसे जरूरी होता है प्रैक्टिस करना, है ना, अनुभव जरूरी होता है। अनुभव के साथ साथ शिक्षा भी जरूरी होता है। अगर अनुभव जरूरी है तो अपने बच्चे को पढ़ाना बंद कर दो, खुद पढ़ना बंद कर दो और जाके लग जाओ,
नेतागिरी करना शुरू कर दो। शिक्षा, बेसिक शिक्षा बहुत जरूरी है ना। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा, कब बुलाया जाएगा संयुक्त बैठक ये बता दो। संविधान संशोधन में, वित्त विधेयक में, साधारण विधेयक में, या भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में? तो देखना कब बुलाया जाता है। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो संविधान का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 108 कहता है कि संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। संयुक्त मतलब क्या? लोकसभा और राज्यसभा को साथ में बैठाया जाएगा बुलाकर। लेकिन ये कब? तो ये साधारण विधेयक के समय ये बुलाया जाएगा। साधारण मुद्दा रहेगा तब, ऐसा नहीं कि संविधान संशोधन हो या वित्त विधेयक हो या आपातकाल की स्थिति लग गई हो, इस समय संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। अगर कोई साधारण बिल पर दोनों के बीच में मतभेद हो गया है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होते हैं वही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद और सर्वोच्च न्यायालय की अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? ये कौन सा ऐसा अनुच्छेद है? तो अपीली क्षेत्राधिकार भारत में पता है कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के अपीली क्षेत्राधिकार है ना। और ये अनुच्छेद 134A से मिलाकर अनुच्छेद 133 तक आता है। यानी अपीली क्षेत्राधिकार में न्यायिक क्षेत्राधिकार होता है, संवैधानिक क्षेत्राधिकार होता है, विशेष क्षेत्राधिकार होता है। यानी अपीली क्षेत्राधिकार मुख्य रूप से 4 है। आर्टिकल 131, आर्टिकल 132, आर्टिकल 133 और आर्टिकल 136। ये 4 प्रकार के हमारे पास अपीली क्षेत्राधिकार है। आगे चलते हैं। वो कौन सी व्याधि है जिसमें इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? इंसुलिन, इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो इंसुलिन का स्राव जो होता है वो अग्नाशय से होता है, ये तो आपको पता होगा। और अग्नाशय से कहाँ से होता है? तो अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और इंसुलिन से होता है मधुमेह। और मधुमेह जो होता है यानी डायबिटीज जो होता है, ये एक हेरिडिटरी डिजीज है। ठीक है, यानी वंशानुगत चलने वाला डिजीज है। तो आंसर होगा हमारा मधुमेह। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएच संबंधित है, पीएच किससे संबंधित है? फास्फोरस आयन से, फास्फोरस और हाइड्रोजन आयन से, या सिर्फ हाइड्रोजन आयन से? तो पीएच जो संबंधित होता है वो फास्फोरस और हाइड्रोजन दोनों आयन से संबंधित होता है। पीएच स्केल जानते हैं ना? पीएच स्केल के बारे में अगर बात करेंगे तो इसका मान 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि पीएच स्केल कहां से कहां तक होता है? तो 0 से 14, बीच में 7 होते हैं। इधर होता है एसिड, और ये क्षेत्र होता है बेस का। पीएच मान की खोज सोरेनसन ने किया था। पीएच में लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं, ये तो आपको पता होगा। और लिटमस पेपर क्या करता है? अगर लाल हो गया तो एसिड, और अगर नीला हो गया तो बेस, है ना। ये एसिड को इंडिकेट करता है जबकि ये बेस को इंडिकेट करता है, यानी क्षार को। ये सारी बातें आपको पता होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव आंख सर्वाधिक सुग्राही होता है किस कलर के प्रति? ये साइंस का नेत्र से क्वेश्चन है, और नेत्र से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेत्र से सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि नेत्र में प्रतिबिंब बनता कहाँ से है? नेत्र में प्रकाश कैसे होता है, मतलब प्रवेश करता है? नेत्र में कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है? प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ पर बनता है? तो नेत्र एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ना। तो बात करते हैं रंग के बारे में। तो हरा रंग नेत्र के लिए सबसे सुग्राही रंग जो होता है वो हरा होता है। अगर नेत्र के बारे में बात करें तो नेत्र के बारे में आप ऑलमोस्ट चीजें जानते होंगे ना। यहाँ पे जो हमारा क्षेत्र, ये क्षेत्र जो आप देख रहे हो, ये बेसिक चीजें हैं। ये जो हमारा होता है, यहाँ पे एक लेंस लगा होता है जिसे कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, है ना, यानी उत्तल लेंस लगा होता है नेत्र में। और इसके जस्ट पीछे ये क्षेत्र जो होता है इसे कहते हैं रेटिना। और रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये आपको पता होगा। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता कैसे है? तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु के बराबर बनता है। और कितने समय तक का बनता है? तो 1/10 सेकेंड तक बनता है। इसके बाद हम किसी वस्तु को अपनी आंखों पर उसका प्रतिबिंब नहीं देख पाएंगे, है ना। तो ये बातें रेटिना से और नेत्र से छोटी बातें हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित संस्था द्वारा प्रदान की जाती है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ये बता दो।
विज्ञान कला चलचित्र के माध्यम से अमेरिकी चलचित्र विश्व फिल्म सोसाइटी, अमेरिकी फिल्म सोसाइटी। तो जो ऑस्कर पुरस्कार है ये विज्ञान, कला और चलचित्र तीनों क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1976 में। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका डायरेक्ट आंसर मारना है, बात कहानी खत्म। आगे नहीं तो 50 क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा। बाउल लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? बाउल, तो बाउल जो है वो मुख्य रूप से अगर देखे तो बाउल मनाया जाता है पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में। आंसर होगा ए। अब इससे रिलेटेड कुछ और लोक नृत्य आप देख लेना, जैसे में हमारा है पश्चिम बंगाल में काठी, ढाली, जात्रा बहुत बार पूछा गया है, बाउल यहाँ पे देख सकते हो। उड़ीसा में बहुत बार पूछा गया है घूमर के बारे में, घूमर लोक नृत्य। झारखंड में जट जटिन, और जट जटिन बिहार में भी होता है, सरहुल हो गया हमारा। सबसे इंपॉर्टेंट विदेशिया डांस, ये गुजरात में गरबा, गरबा के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा टिप्पानी, भवई, ये जितने भी आपको लोक नृत्य दिए हैं ये विविध के क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो इसको एक बार देख लेना, चलते चलते रिकॉल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग याद कर ही रहे होंगे। आगे, विश्व बैंक का नया लेखा कब स्टार्ट होता है? तो विश्व बैंक का जो लेखा है ना, लेखा जोखा, ये कितने तारीख से? तो पहले ये बता दो आरबीआई का लेखा जोखा कितने तारीख से स्टार्ट होता है? तो आरबीआई स्टार्ट करता है अपना लेखा जोखा 1 अप्रैल से और चलता इसका है 31 मार्च तक। ये आरबीआई का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विश्व बैंक 1 जुलाई से स्टार्ट करता है अपना, यानी आंसर होगा डी, 1 जुलाई। आगे चलते हैं। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब हुआ था ये आप हमें बताना, और हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी बता देना। अच्छा, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ज्यादा हो जाएगा ना, ज्यादा हो जाएगा, तो अब बस इतना ही बताओ, स्थापना कब हुआ है और हेडक्वार्टर कहाँ है ना, इरिटेट नहीं होना है। आगे, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में बहती है, यानी नीचे से ऊपर जाती है? यही ना, कृष्णा। तो कृष्णा तो इस तरीके से प्रवाहित होती है, जानते होगे। अगर भारत का मैप अगर हम देख ले तो एक बार थोड़ा सा मैप देख लेते हैं, जिससे थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी नदी के बारे में, है ना। तो अगर बात करें नदी का, तो नदी के बारे में जानते होंगे, जैसे हमारी कृष्णा यहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र से इधर बहती है। चंबल के बारे में बात करें तो चंबल इस तरीके से बहती है। नर्मदा का बात करें तो नर्मदा यहाँ से इधर बहती है। अगर तापी के बारे में बात करें तो तापी ये है ना। तो ये सारी हमारी नदियां हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये बता दीजिए कि इनमें से कौन सी नदी उत्तर की ओर बह रही है? कौन सी नदी है? चंबल नदी उत्तर की ओर बह रही है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से निकलती है और ये मध्य प्रदेश यानी एमपी, इसके बाद राजस्थान और यूपी में जाती है, और यूपी में जाकर ये यमुना नदी से अपना जल मिला देती है। तो जितनी भी बातें हम लोग यहाँ पे किए उसको याद रखिएगा, आंसर होगा चंबल। ठीक है, चंबल, केन, बेतवा, सिंध, ये सारी यमुना की सहायक नदी है। आगे, निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट घास के मैदान पे खेला जाता है? तो कुछ हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, कुछ मिट्टी के फील्ड में खेला जाता है और कुछ घास पे। एक 4 विंबलडन होता है ना, घास के मैदान पे विंबलडन खेला जाता है। ठीक है, याद रखोगे। बाकी हार्ड कोर्ट पे और क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। आगे चलते हैं। कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कौन थे? बस कौन थे ये बताना है। तो कन्फ्यूशियस धर्म के जो संस्थापक थे वो थे कुंग फुत्सु, ये चीन से थे और ये राइटर भी थे। ठीक है, आंसर होगा बी। प्रशासनिक अधिनियम का तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ क्या है? अच्छे से ऑप्शन पढ़िएगा। आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, ये तीनों। ठीक है, आगे चलते हैं, ज्यादा टाइम किल नहीं करेंगे, तेजी से देखेंगे। किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2350 से 1750 के मध्य बताया गया? ये कैसे हम जानते हैं कि हड़प्पा का सभ्यता का कार्यकाल 2350 से 1750 था? इसका कारण क्या था? आंसर देख लीजिएगा। इसका आंसर होगा कार्बन डेटिंग। जो C14 है ना, C14 से हम 50,000 साल पहले वाला बात जान सकते हैं। अगर 50,000 साल पहले भी अगर कोई जीव मरा है या पेड़ पौधे मरे हैं, उसकी आयु हम पता कर सकते हैं C14 के जरिए से। एक होता है यूरेनियम 235, जिसे यूरेनियम डेटिंग कहते हैं, और इससे उल्का पिंड का अध्ययन किया जाता है, यानी चंद्रमा से या मंगल से कोई हम
उसका मिट्टी लाते हैं तो आयु पता करते हैं। और जो लकड़ियों की आयु होती है उसके वलय से ज्ञात की जाती है, रिंग से। जितना रिंग होगा उसकी उम्र सीमा उतनी ही होगी, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य जानकारी हमें मिलता है कार्बन डेटिंग के माध्यम से। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष 1969 में इनमें से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो कौन कौन सी घटना थी जिसकी स्थापना 1969 में हुआ था? राजधानी एक्सप्रेस का शुभारंभ, बिल्कुल सही है। इसरो की स्थापना, ये भी सही है। मानव का चंद्र पर पहुंचना, ये भी सही है। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे चलते हैं। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन जोड़ता है? तो फिर से हमें मैप बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। और ये हमारा क्षेत्र है लक्षद्वीप का, और ये हमारा क्षेत्र है मिनिकॉय का, और इसके नीचे हमारा होगा मालदीव। अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा डिग्री, और यहाँ पे क्या बोल रहा है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय ना। तो मिनिकॉय बीच में है, तो ये हमारा 9 डिग्री चैनल होगा, नीचे वाला हमारा 8 डिग्री चैनल होगा, और यहाँ अंडमान है और निकोबार है, और यहाँ पे हमारा 10 डिग्री चैनल होगा। तो आप ही बता दो कि कौन सा डिग्री होगा? तो 9 डिग्री चैनल होगा। कभी कभी ये भी पूछा जाएगा कि लक्षद्वीप पे कौन सी भाषा बोली जाती है? तो लक्षद्वीप पे बोली जाती है मलयालम। और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछा जाए कौन है, तो मिनिकॉय है, और मिनिकॉय पे महल भाषा बोली जाती है। ठीक है, आगे चले। महात्मा गांधी का अंतरात्मक रक्षक किसे कहा जाता है? यानी कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिन्हें महात्मा गांधी अपना गुरु मानते थे, राजनीतिक गुरु? आंसर मिल गया होगा, बिल्कुल सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी इन्हें राजनीतिक गुरु के रूप में मानते थे। आगे चलते हैं। केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? तो केरल की जो राजकीय भाषा है ये हमारी है तमिल, तो आंसर होगा तमिल। और केरल के बारे में फिर से देखा जाए तो फिर वही बातें करेंगे। ये हमारा क्षेत्र जो है, ये जो हमारा क्षेत्र है, ये हमारा केरला का क्षेत्र है ना। और केरला के तट को कहते हैं कौन सा तट? तो इसको कहते हैं मालाबार तट कहते हैं कि कोरमंडल तट कहते हैं? केरला के तट को कहेंगे मालाबार तट, है ना। ठीक है, और केरला हाई कोर्ट में ही लक्षद्वीप के लोग केरला हाई कोर्ट का सहारा लेते हैं। केरल में ही सबसे पहले वास्को डी गामा पहुंचा था, चेन्नई बंदरगाह पे, है ना। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। राजकीय भाषा के बारे में बोल रहा था तो तमिल होगा। भारत के कितने राज्य हैं जहां हिंदी बोली जाती है? तो उत्तर भारत में जितने भी राज्य हैं ना, खास करके बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ये सारे क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है। और इन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9 भारत के। इसीलिए राजकीय भाषा की बात करें तो राजकीय भाषा आर्टिकल कितना भाषा के बारे में बात करता है, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। तो 343 भाषा के बारे में जिक्र करता है। संविधान के मूल संविधान में 14 भाषा को शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में हमारे पास 22 भाषा को मान्यता दिया गया, जिसमें इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया है ना। उधर नहीं जाएंगे, फिर ज्यादा लंबा बन जाएगा ना, छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय शास्त्रीय अस्थायी प्रयोगशाला का क्या नाम था? अंटार्कटिका में 3 प्रयोगशाला है, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और गंगोत्री, ये तीनों। ठीक है, लेकिन पहला जो था वो था दक्षिणी गंगोत्री। अंटार्कटिका का क्षेत्र नीचे है ना, आगे चलते हैं। चकमा निम्न में से किस देश का शरणार्थी था? चकमा कहाँ के शरणार्थी हैं? तो अगर मैप देखोगे क्या? मैप दिखाई देते हैं क्या? बनाना कौन ही बड़ी बात है, छोटा सा बात है। यहाँ से ये बांग्लादेश जाता है और इधर ये चला जाता है ना। तो ये जो क्षेत्र है ना, चकमा यहाँ के थे, यानी बांग्लादेश के। बांग्लादेश से चकमा आते थे और भारत जाते थे। और एक रोहिंग्या पूछता है रोहिंग्या के बारे में। तो रोहिंग्या जो है वो कहाँ का था? तो ये म्यांमार का है, म्यांमार। तो चकमा बांग्लादेश, रोहिंग्या म्यांमार। ठीक है, ये शरणार्थी थे। और विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है जी? तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को, याद रखना, नोट कर लेना। आगे लो दिवस आ गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? तो आपको पता होगा विश्व रेड क्रॉस दिवस कब? तुक्का नहीं मारना है, 8 मई को मनाते हैं, तुक्का नहीं मारना है। यहाँ पे मनाते हैं राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, है ना, प्रेस स्वतंत्रता दिवस। यहां मनाते हैं परिवार दिवस। ठीक है, अब आप हमें बताना
6 मई को क्या मनाते हैं? इसका आंसर आप हमें कमेंट में करना, ठीक है। आगे चलते हैं। जनगणना के अनुसार सर्वाधिक न्यूनतम लिंगानुपात किस धर्म का है? धर्म, तो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात होता है सिख धर्म का। अच्छा, भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का लिंगानुपात 943। अच्छा, एग्जाम में मैं पता है बिहार की जनगणना पढ़ाया था और मैं चैलेंज किया था कि ये क्वेश्चन आएगा और आया। बिहार में पूछा गया कि बिहार का लिंगानुपात कितना है, बस यही पूछा गया था। तो कितना है बिहार का लिंगानुपात? 918। एज्यूम भी हम नहीं किए थे कि इतना सीधा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन बिहार एकदम सीधा क्वेश्चन पूछा, है ना। आगे, धनवंतरी पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो धनवंतरी पुरस्कार जो है वो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इसको कहते हैं और ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर धनवंतरी के बारे में बात करें तो ये किनके दरबार में रहते थे ये धनवंतरी? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे धनवंतरी, और ये नवरत्न में से एक थे, ठीक है। चिकित्सा का पिता कहा जाता है धनवंतरी को। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जो सबसे शक्तिशाली विक्रमादित्य था, आप तो जानते ही होंगे इसके बारे में, आगे बात बाद में। तारापोर समिति निम्न में से किस एक से संबंधित है? तारापोर समिति क्यों आया था? तो तारापोर समिति जो है था वो पूर्ण पूंजी लेख संपरिवर्तनीय, यानी इसके लिए तारापोर समिति का गठन किया गया था। आगे चलते हैं। आईएमएफ, किस मुद्रा को आईएमएफ की कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है? तो आईएमएफ की कृत्रिम मुद्रा जो है उसे एसडीआर कहते हैं, ठीक है, एसडीआर। और एसडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है आप हमें ये कमेंट में बताना। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव कौन दिया था? बहुत बार पूछा जी, रोलिंग प्लान कब आया था, सुझाव कौन दिया था? तो रोलिंग प्लान के बारे में सुझाव देने वाले थे मिर्डल के द्वारा रोलिंग प्लान लाया गया था। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल क्यों आया था? वायु प्रदूषण के लिए, वन्य जीव के लिए, जैव सुरक्षा के लिए, वनों की संरक्षण के लिए। तो वन्य जीवों के अवैध व्यापार के लिए यह प्रोटोकॉल लाया गया था। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। निम्न में से किस देश को उसकी उर्वरता के कारण रोटी की डालिया कहते हैं? तो रोटी की डालिया के नाम से जाना जाने वाला देश है यूक्रेन। यूक्रेन, अभी आपको पता है यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध चल रहा है। यूक्रेन कह रहा है ना कि हम नाटो के सदस्य में शामिल होंगे, रसिया कह रहा है हम जानी तुमको नहीं देंगे, है ना। यूक्रेन के 2/3 क्षेत्र पे काली मिट्टी पाई जाती है और प्रचुर मात्रा में यहाँ पे खेती होती है, किसकी? गेहूं की, इसलिए इसे रोटी की डलिया कहते हैं, ठीक है। अच्छा, भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसे धान की डलिया कहते हैं? इसका आंसर आप हमें जरा बताना तो, कि धान की डलिया भारत के किस राज्य को कहते हैं, ठीक है, ये आपके लिए। आगे, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज कहां पर स्थित है? ये स्थित है तमिलनाडु। अब आप बता दो तमिलनाडु का कौन सा ऐसा क्षेत्र जो तमिलनाडु का है? तो आंसर होगा कोयम्बटूर, आंसर सी कोयम्बटूर। आगे चलते हैं। निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? तिलक, विवेकानंद, सरस्वती या मोहन को? राजा राम मोहन राय। मोहन तो ऐसे बोल रहा है जैसे मेरे दोस्त हैं ना। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 1772 में इनका जन्म हुआ था बंगाल के क्षेत्र में, बंगाल के राधानगर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। पहले ब्रह्म समाज की स्थापना करेंगे, तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब करेंगे ये पूछा जाता है, तो ये करेंगे 1828 में। और एक पूछा जाता है सती प्रथा का अंत किए थे, तो सती प्रथा का अंत किए थे 1829 में। अब हमें आप ये बताना कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर की सहायता से किया गया था? भारत के कौन से गवर्नर जनरल थे जो सती प्रथा के अंत करने में कानून बनाए थे राजा राम मोहन राय के कहने पे? अच्छा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिए थे? तो ये व्यक्ति थे अकबर द्वितीय। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। नेक्स्ट, और ब्रिस्टल भेजा था इनको और वहीं इनका देहांत हो गया, यानी राजा राम मोहन राय अपनी धरती पर इनका देहांत नहीं हुआ था। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह का विचार निम्न में से किसका था? सब जानता है विचार, व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे मत मार देना, विचार गांधी जी का था। सिकंदर वार के कारण गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था और ये विरोध कर रहे थे कि भारतीय इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी जी खुद बोल रहे थे कि युद्ध में शामिल हो, क्योंकि वो सोचे थे कि युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश हमारे लिए कुछ विशेष प्रावधान करेंगे, लेकिन ब्रिटिश रॉलेट एक्ट ले आता है ना,
आपको याद होगा 1914 से 18 के बीच में रहता है फर्स्ट वर्ल्ड वार, और 1919 में काला कानून आता है जिससे गांधी जी बड़ा नाराज हो गए थे और अपनी उपाधि लौटा दी थी, है ना, केसरी हिंद की। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार तृणमणि पेटी निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन है कि दो आ जाता है। ये तृणमणि पेटी जो संबंधित है, ये संबंधित है पीली पेटी से, बात खत्म, और कुछ नहीं। तारापुर समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये पहले भी हम कर चुके हैं। ठीक है, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है। तो आज हमारा यहीं तक। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए। बाय।